सीनियरिटी मिल गया आपको तो भी अपोजिट पार्टी कोर्ट में जाता है। पेंशन डिस्प्यूट्स हैं, ट्रांसफर प्रॉब्लम्स हैं, ये भी रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 है। इसलिए दोस्तों जितने प्रोसीजर लॉ इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे बीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय गवर्नमेंट जॉब डिस्प्यूट्स एंड हाउ सुप्रीम कोर्ट हैंडल्स इट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो सर्विस मैटर चलते हैं, ये सर्विस मैटर सभी टाइप से आते हैं। जैसे आर्मी के सर्विस मैटर्स आते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट के सर्विस मैटर्स आते हैं, जैसे प्रमोशंस के इसके उसके सर्विस मैटर्स आते हैं। तो ये सब टाइप के सर्विस मैटर्स हैंडल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरे 10-12 किताबें भी हैं सर्विस लॉ के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट केस लॉज ऑन सर्विस मैटर्स के ऊपर है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के ऊपर अलग है, प्रमोशंस के ऊपर अलग है, टर्मिनेशन के ऊपर अलग है, हाँ, सीनियरिटी के ऊपर अलग है, ऐसे अलग अलग हैं। लेकिन आज का जो विषय हमारा है ये गवर्नमेंट जॉब डिस्प्यूट। गवर्नमेंट के जॉब में जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, ये कौन से टाइप के डिस्प्यूट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसको सुप्रीम कोर्ट कैसे रिजॉल्व करता है, हैंडल कैसा करता है, ये हम देखेंगे। पहले हम आपको देखेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब डिस्प्यूट्स। तो पहला गवर्नमेंट जॉब का डिस्प्यूट जो होता है वो रिक्रूटमेंट डिस्प्यूट्स होता है। भर्ती जब प्रक्रिया होती है तब एलिगेशंस आते हैं ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस हुआ। हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड का मैटर है, हमारे पास तमिलनाडु का मैटर है, हमारे पास इधर का, सब पूरे भारत के मैटर है। ये टाइप के अनफेयर प्रैक्टिस करके रिक्रूटमेंट किया है, फेवरिज्म किया है, किसी को फेवर किया है, एलिजिबिलिटी इशू है, एलिजिबल है लेकिन तो भी आपको सिलेक्ट नहीं किया है, और दूसरे को एलिजिबल ना होने के बाद भी सिलेक्ट किया है, ये इशू है। डिसिप्लिनरी एक्शन एंड डिसमिसल्स, डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, डिसमिसल्स हैं, केसेस ऑफ रॉन्गफुल टर्मिनेशन, रॉन्गफुल टर्मिनेट किया गया है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया टर्मिनेशन के, शो कॉज नहीं दिया है, इंक्वायरी कंडक्ट नहीं किए हैं। इंक्वायरी कंडक्ट की है तो जिसने इंक्वायरी कंडक्ट की है वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वही एडजुडिकेशन ऑफिसर है, ऐसा नहीं चलता है। तो प्रॉपर जो रूल्स रहता है वो रूल्स के अनुसार प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, ये नहीं किए। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो प्रॉपर रूल से नहीं हुई है, ये इश्यूज हैं। प्रमोशंस एंड सीनियरिटी है, प्रमोशन में गड़बड़ है, प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल है तो भी आपको प्रमोशन नहीं हुआ है, दूसरे का हो गया है, ये इशू है। डिस्प्यूट ओवर प्रमोशंस सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर है, और सीनियरिटी मिल गया आपको तो भी अपोजिट पार्टी कोर्ट में जाता है, फिर वो आप जीतते हैं या वो जीतता है, फिर आगे हाई कोर्ट में आता है, कैट से हाई कोर्ट में आएगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। एक बार इस चक्कर में अटक जाते हैं तो काफ़ी समय भी निकल जाता है। लेकिन क्या करें, अटकना तो कोई नहीं चाहता, जबरदस्ती तो कोई कोर्ट में आना नहीं चाहता। When there is unfair practices with you by the department, that time पहला है आप उनके साथ प्यार से बात करो, प्यार से बात नहीं कर मानते हैं तो फिर उनको एक रिप्रेजेंटेशन दो, रिप्रेजेंटेशन देन के भी नहीं मानते हैं तो देन अप्रोच टू योर कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। गवर्नमेंट की बात चल रही है इसलिए गवर्नमेंट की बता रहा हूँ मैं आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैट में जाओ। अगर स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है तो स्टेट की कैट्स अलग है, उसके बाद हाई कोर्ट जाओ, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, ये आपका प्योर हाई के। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ये जो सीनियरिटी मैटर्स है, प्रमोशंस हैं, रॉन्गफुल डिसमिसल है, फेवरिज्म है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, ये सब का निपटारा कौन से मार्ग से करता है वो तो मैं बताऊंगा, और एक दो बताने रहे हैं। वेजेस है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस ही नहीं दिया गया, पेंशन डिस्प्यूट्स हैं, ट्रांसफर प्रॉब्लम्स हैं, ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं, रिजर्वेशन कोटा इश्यूज हैं, चैलेंजिंग रिगार्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज, रिक्रूटमेंट इश्यूज हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में ना नया कोडिंग जब आया ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारा फाइलिंग का नया कोडिंग आया ना, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट न्यू कोड्स करके, बड़ा वीडियो है, मेरे ख्याल से 1 घंटे का आगे होगा, वो देख लीजिए। उतने आपको हर एक कोड के कैसे मैटर सुप्रीम कोर्ट में हैंडल होते पता चलेगा। उसमें सर्विस मैटर की भी कोड काफ़ी है,
तो ये सब सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शंस कौन से हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन है वो PIL है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 है, बट इसको बहुत नैरो ज्यूरिडिक्शन है। ये खाली आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंजमेंट यहाँ पे कवर होता है, और सेम फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंजमेंट 226 में हाई कोर्ट में कवर होता है। इसलिए गाइडलाइंस ऐसा है कि हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आओ। लेकिन बॉन्डेड लेबर मैटर है, बहुत सारे सामूहिक अत्याचार किसी के ऊपर हो रहा है, सामूहिक ये हो रहा है, पूरा नेशनल लेवल का कोई इश्यू है, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में आप अंडर आर्टिकल 32 आ सकते हैं। जनरली सर्विस मैटर में ये एंटरटेन नहीं करते हैं, लेकिन अगर नेशनल लेवल का इशू है, वैसे अभी एक सीनियरिटी का मैटर है, ये इसका पेंशन का मैटर है RRB का, वो पेंशन का मैटर हमने सुप्रीम कोर्ट में अभी लड़ा है और हमारे फेवर में हो गया है, सबके फेवर में हो गया। रिट पिटिशन ही फाइल किया उसका। तो रिट पिटिशन कौन सा मेंटेन होता है, कौन सा नहीं मेंटेन होता है, ये सुप्रीम कोर्ट एडमिशन हेयरिंग में तय करते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई ये मैंने आर्टिकल 32 में एंटरटेन करना चाहिए तो करेंगे, नहीं तो सीधा है आप आपके हायरार्की से जाओ। व्हेन देयर इज अल्टरनेटिव रेमिडीज अवेलेबल, दैट टाइम गो टू कैट। मेरा एक वीडियो भी है सेपरेट, कौन से मैटर कौन से कोर्ट में डाले, यूट्यूब पे मिलेगा। अभी गए हफ्ते में या महीने में ही हमने रिलीज किया है। तो हर चीज़ के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए। अगर आपके पास रिलीफ है, सिविल केस है, तो सिविल कोर्ट में जाइए। वैसा आपका जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट का मैटर है तो आप कैट में जाइए, कैट से हाई कोर्ट में आइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आइए। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जब आते हैं तब आर्टिकल 136 होता है, SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। अगर हाई कोर्ट लेटर देता है अपील का, तब आर्टिकल 132, 133, 134 के अनुसार भी आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं रेगुलर अपील में। बाकी ट्राइब्यूनल से जाते हैं तो अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, जैसा NCLT, NCALT, फिर सुप्रीम कोर्ट है कंपनी लॉ के मैटर में। जैसा कंज्यूमर कोर्ट के मैटर में है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, देन अपील टू स्टेट कंज्यूमर फोरम, देन अपील टू नेशनल कंज्यूमर फोरम, एंड फ्रॉम नेशनल कंज्यूमर फोरम टू सुप्रीम कोर्ट। ये भी हायरार्की है। तो आपका जो प्रॉपर है, इसलिए प्रॉपर गाइडेंस मिलना आपको बहुत ज़रूरी है। जब लिटिगेशन स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट में ही गाइडेंस अगर प्रॉपर मिल जाता है तो आप रास्ता भटकते नहीं हैं, नहीं तो फिर उल्टे पलटे पैसे खराब होते हैं। लीगल प्रिंसिपल जो है, ये सुप्रीम कोर्ट, जैसा मैंने अपील में सुप्रीम कोर्ट दिखता है, रीट इश्यूज करते हैं, जैसा मैंडामस है, सर्टियोररी है, ये रीट इशू भी करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट। मेरे गुरु के गुरु, नानी पालके वाला मेरे गुरु हैं, उनके गुरु डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बताया था कि आर्टिकल 32 इज नथिंग बट द सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये उत्तरदायित्व है कि फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट कहाँ पे भी होता है तो उसकी दखल ले, सुमोटो से दखल लेते हैं। कभी कभी कोई जेल से अगर फंसे हुए कैदी हैं, उनका सुनवाई नहीं हो रहा है, उनका बेल नहीं हो रहा है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, और उनको जेल से खाली वो लेटर भी लिख देते हैं ना, खाली लेटर, एक लेटर 15-25 पैसे का पोस्ट कार्ड भी डालते हैं ना। अभी मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो 25 पैसे में पोस्ट कार्ड है या 1 रुपये में, आई डोंट नो, क्योंकि काफ़ी दिन से पोस्ट कार्ड नहीं भेजा है। लेकिन एक पोस्ट कार्ड भी डालते हैं, ईमेल भी डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट को लिखते हैं। कभी कभी वो सुप्रीम कोर्ट वो पोस्ट कार्ड को भी रिट पिटिशन मान के उसको सुनवाई करती है। यहाँ तक हमारा कोर्ट अलर्ट है। इसका मतलब हर केस आप सुप्रीम कोर्ट में PIL लाओ, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया आपको, गलत तरीके से बताओ। अगर आपको अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, कैट है, ये है, तो वहाँ से ही आओ। लेकिन अगर सामूहिक रूप से बहुत अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सामूहिक रूप पे बहुत सारे लोगों को है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है, और वो डिपार्टमेंट में पूरे भारत भर में फैला हुआ है और सबके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो आप सेंट्रल कैट में जा सकते हैं। सेंट्रल कैट के बाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। और बहुत दुर्लक्षित मैटर है कि इधर ख्याल ही नहीं दिया गया, तो फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट में आइए, हम ले लेंगे उसको। बोलने का था, हम बोले तो मैं आई एम नॉट सॉलिसिटिंग, मैं काम जिंदगी में कभी किसी को काम नहीं मांगा, काम आते गया, अपने आप आते गया। और काम मांगना ये हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बैन है, हम काम मांग नहीं सकते,
हम प्रमोशन भी नहीं कर सकते उसका। इसलिए हम लेते हैं ऐसा, मतलब हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कोई भी लेगा वो केस, ऐसा मुझे बोलना है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे लॉयर हैं, सब मिला। खाली कैंपस में आके लॉयर मत ढूंढे, कैंपस में आके लॉयर ढूंढे तो चीटर मिलेंगे आपको, मीठी मीठी बात बोल के फंसा देंगे आपको, सस्ते के चक्कर में बहुत सारा पैसा ले लेंगे आपसे, ये सब कुछ करेंगे। तो उतना थोड़ा सा संभालिए, फिर कोई इशू नहीं आएगा। लीगल प्रिंसिपल जो है वो लीगल प्रिंसिपल है इक्विटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशंस, ड्यू प्रोसेस, फेयर प्रोसीजर इन डिसिप्लिनरी एक्शंस, ये सुप्रीम कोर्ट देखता है। मेरिट वर्सेस रिजर्वेशंस, बैलेंसिंग पॉलिसी करता है सुप्रीम कोर्ट, एंड लीगल मैंडेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्विटी अंडर आर्टिकल 14, राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, ये सब आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी 15 अगस्त के दिन है ना फंडामेंटल राइट का लोग जिक्र करते हैं, हमने फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर प्रोग्राम किया। और ये समय क्या हुआ, 15 अगस्त को स्वातंत्र्य दिन था और 16 अगस्त को जन्माष्टमी थी। मैं कृष्ण का भक्त भी हूँ और मैं भारत माता का भी भक्त हूँ। फिर मैं बोला ये दोनों त्यौहार एक साथ में मनाएंगे कैसे, नॉलेज शेयर करके। फिर हमने ऐसा एक जॉइंट प्रोग्राम लिया, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो देख सकते हैं। और वो प्रोग्राम है कि फंडामेंटल ड्यूटीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 51A विथ द कर्म योग ऑफ भगवद गीता। तो ऐसा मिक्स्ड करके हमने वो एपिसोड लिया है। तो बोलने का तात्पर्य है कि आपको फंडामेंटल राइट्स जितने मालूम है उतना फंडामेंटल ड्यूटीज भी मालूम चाहिए। तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है। की जुडिशियल अप्रोचेस हैं, की जुडिशियल अप्रोचेस बताता हूं मैं आपको। जुडिशियल रिव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस राइट्स, आपके ये सब कोर्ट देखता है हमारा। बैलेंसिंग स्टेट्स अथॉरिटीज एंड एम्प्लॉयज राइट्स, ये बैलेंस करता है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट बताता हूं मैं आपको, 3-4 जजमेंट बताता हूं, 1-2 लाइन में वो जजमेंट बताऊंगा मैं आपको। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1985 का केस लॉ आई है। हेल्ड दैट डिस्प्यूट रिलेटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। दूसरा केस है के कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 का है। सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड the importance of fair disciplinary procedures. थर्ड केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजेश गुप्ता, 2019 का लेटेस्ट केस है। सुप्रीम कोर्ट मैंडेट ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस। ट्रांसफर में, पोस्टिंग्स में एंड प्रमोशन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया हुआ है, आग्रह पकड़ा है, आग्रह। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस TR वैशक, 1985 का केस है। क्लैरिफाइड कंडीशंस फॉर वैलिड सस्पेंशन एंड डिसमिसल। हाउ टू कोर्ट एंश्योर्ड जस्टिस इन डिस्प्यूट्स, तो फिर रेमेडीज हो देते हैं, रिट पिटिशंस हैं, इंटरवेंशन इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, इसके थ्रू भी वो आपको जस्टिस देते हैं। तो शॉर्ट में मुझे ये बताना है कि अगर आपका डिपार्टमेंट आपके रिप्रेजेंटेशन के बाद नहीं मानता है तो देयर इज अ जुडिशरी टू प्रोटेक्ट यू। खाली शांत मत बैठिए, अन्याय मत सही है। बहुत ज़्यादा शांत बैठेंगे तो डिले हो जाता है। जब भी डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो विद इन 3 years यू शुड कम टू दी हाई कोर्ट। ये लिमिटेशन पीरियड है। मैं तो बोलता हूँ 3 साल भी मत रही है। जब भी अन्याय होता है तो इमीडिएट 10-15 दिन के बाद रिप्रेजेंटेशन दे दी डिपार्टमेंट को। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी नहीं होता है तो उसके अपीलेट अथॉरिटी को दे दीजिए। डिपार्टमेंट में अपील है ड्यू टू RTI एक्ट। RTI एक्ट के ऊपर, RTI के एक्ट, RTI के प्रोसीजर, इसके ऊपर मैं सेपरेट एक प्रोग्राम लेने वाला हूँ। तो RTI के अनुसार अभी वो डिपार्टमेंट में ही हायर अपीलेट अथॉरिटी है, उसको करो। वो नहीं सुनता है तो उसकी अपीलेट अथॉरिटी करो। वो नहीं सुनता है तो फिर कैट में जाओ। कैट नहीं सुनता है तो हाई कोर्ट में जाओ। कैट में आपके फेवर में आ गया तो डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में आएगा। फिर हाई कोर्ट का
केस डिपार्टमेंट के फेवर में गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में आता है। लेकिन न्याय लेना जरूरी है, क्योंकि न्याय अगर वक्त पे लेते हैं, डिले हैज़ नो जस्टिस। मेरे पास कभी कभी इतने अच्छे केसेस है लेकिन डिले हो जाता है, लेकिन जस्टिस नहीं दे पाते हैं। हाँ, लेकिन डिले होता है तो भी कंडोनेशन डिले मिलता है एज पर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, व्हेन सफिशिएंट कॉज इज देयर। अभी सफिशिएंट कॉज ये उनका डिस्क्रिशन पावर है जजेस का। कभी कभी 10 साल 15 साल का भी डिले कंडोन कर लेंगे और कभी कभी 3 साल का भी डिले कंडोन नहीं करेंगे। दैट इज डिपेंड अपॉन देयर सिचुएशन। वो गलत है जजेस, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, उनका विजडम है वो कि सही में अगर एक आधा कोई इलिटरेट पर्सन है, अशिक्षित है, उसको उसके राइट का नॉलेज नहीं था, ऐसे अवस्था में वो चाहिए जितना चाहिए उतना कंडोनेशन डिले कर लेंगे। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, ये है वो है, उसको तो प्रिजम्पशन है कि भाई यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। इसलिए दोस्तों, जितने प्रोसीजर लॉ इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारे बीएसए बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम पुराने ज़माने में इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते थे, और लिमिटेशन एक्ट। एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉयर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो याद रखिए, सीपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके प्रोसीजरल लॉ है। लिमिटेशन एक्ट, ये प्रोसीजरल लॉ आपने बीच में पढ़ते रहना चाहिए। साल में एक बार इनको रिवीजन करना चाहिए, तो इसके ऊपर मास्टरी आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट की, मैं हाई कोर्ट में करते तो हाई कोर्ट के प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट में करते तो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर, ट्राइब्यूनल में करते हो तो ट्राइब्यूनल की प्रोसीजर, ये सब कर देंगे। चलो वापस मुद्दे पे जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जो भी इश्यूज आते हैं, प्रमोशन से रिलेटेड या डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड या आपके क्या बोलते हैं उसको, कोई इलीगल तरीके से टर्मिनेशन किया गया है, उसके इश्यूज हैं। सो मेनी सर्विस इश्यूज आर देयर। तो ये सर्विस इशू के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसा इसको हैंडल करता है, ये हमने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। यहाँ पे रुकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।